नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 5 जुलाई 2025 और जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा डे है? तो आज है 5 जुलाई 2025। ठीक है, चलते हैं आज की पहली न्यूज़ के ऊपर, जो आप लोगों ने लगभग हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर देखी होगी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, हमने पढ़ा था कि जो मोदी जी हैं अभी कहाँ पर गए हुए हैं? ब्रिक्स जो समिट हो रही है इस बार ब्राज़ील में, है ना, उसको अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। तो रास्ते में जाने से पहले वो 5 देशों की यात्रा करते हुए जाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो कहाँ पर थे? तो वो थे आपके घाना के अंदर। ठीक है, अभी वो और दूसरे 4 देशों के अंदर से घूमते हुए कहाँ पहुंचेंगे? ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, और वहां पर ब्रिक्स की मीटिंग को, समिट को, वहां उसको अटेंड करके वापस भारत आ जाएंगे। तो अभी वो रिसेंटली कहाँ पर गए हुए हैं? तो याद रखना वो गए हुए हैं आपके त्रिनिदाद और टोबैगो। ये जो आपके 2 देश हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यहाँ पर जब वो गए तो याद रखना उनको वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है। और मैंने आपसे कहा था जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ का उस देश की कैपिटल करेंसी तुम्हें पता होनी चाहिए, और उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है ये भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम उनको ऑर्डर ऑफ द घाना दिया गया था, इस बार इन दोनों का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया गया है। तो जब मोदी जी वहां पहुंचे तो एक बात समझना, ये जो 2 देश है ना, यहाँ पर मोदी जी ने कहा कि इन 2 देशों में लगभग 35 मिलियन डायस्पोरा एज इंडियाज प्राइड, मतलब वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनमें 35 मिलियन जो लोग हैं लगभग कौन है? वो भारत के हैं, यानी कि उनका ओरिजिन भारत से है। समझ में आ रही बात? जैसे आपने प्रवासी भारतीय दिवस पढ़ा होगा ना, प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस ये हम कब बनाते हैं? 9 जैन को बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 जनवरी को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1950 को महात्मा गांधी जी परमानेंट अपना सामान लेकर कहाँ पहुंच चुके थे? भारत। तो 2003 से याद रखना, फ्रॉम 2003 हमारी सरकार क्या बनाती है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस में भी हम यही करते हैं ना कि जो हमारा इंटरनेशनल डायस्पोरा है, जो हमारे लोग वहां पर बसे हुए हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट में एक डे सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे कल्चर को, हमारे इंडियन कल्चर को वहां पर प्रमोट कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं। आपने देखा होगा जब मोदी जी यहाँ पर पहुंचे तो ये जो लोग थे वो भारत की ड्रेस पहन के बैठे थे। आपने देखा होगा एक तो शेरवानी पहन के बैठा हुआ था, है ना, एक वहां की महिला, वो हमारा जो इंडियन यहाँ का जो महिलाओं का पहनावा होता है, सूट सलवार, वो पहन के बैठी होती है ना। तो वो हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बेसिकली वो ओरिजिन भी भारत से ही है। और उस कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? उसका नाम याद रखना, आपसे पूछ लेगा, रिसेंटली दिस कम्युनिटी वाज सीन इन द न्यूज। तो याद रखना उसका नाम क्या है? तो सिंपल से याद रखना, गिरमिटिया कम्युनिटी। अब याद रखना गिरमिटिया जो है ना, ये कोई ट्राइब नहीं है, ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि ट्राइब है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग होती है ना, SC ST OBC वो अलग है। ये गिरमिटिया कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो इंडियन ओरिजिन की है और वहां पर रहते हैं, कहां पर? त्रिनिदाद और टोबैगो में रहते हैं। समझ गए? और ये लगभग कितने हैं? 35 मिलियन के आसपास लोग वहां पर बसे हुए हैं, जहां पर जाकर मोदी जी का स्वागत किया गया और वहां पर उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दे दिया गया। सिंपल सा याद रखना, 35 मिलियन मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड आर इंडियाज प्राइड। ठीक है, ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक है, वहां पर लगभग वहां की पॉपुलेशन का 37% हमारे इंडियंस है। ठीक है, said Prime Minister Narendra Modi at an event of the people of Indian origin in the Trinidad and the Tobago on the Friday. We deeply value the strength and the support of our diaspora. With over 35 million people spread across the world, the Indian diaspora is our pride. As I have often said, each one of you is a राष्ट्रदूत। याद रखना, आपके जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उनको क्या कहा? राष्ट्रदूत का। आप जानते हो दूत, आपने रामायण देखी होगी ना, जो अंगद होता है वो भगवान राम का दूत बन के जाता है। तो उन्होंने कहा ये राष्ट्रदूत है, ये हमारे राष्ट्र के एजेंट है जो यहाँ पर हमारे कल्चर को फैला रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए मोदी जी ने कौन सा टर्म यूज किया? याद रखना, राष्ट्रदूत कहा गया उन्हें। एन एम्बेसडर ऑफ इंडियाज वैल्यूज, कल्चर एंड द हेरिटेज, सेड मिस्टर मोदी, हाईलाइटिंग द रिलीजियस कनेक्शन ऑफ द कम्युनिटी विद इंडिया एंड द महाकुंभ दैट टुक प्लेस इन द प्रयागराज अर्लियर दिस ईयर। यहाँ पर मोदी जी ने प्रयागराज के अंदर
अंदर जो हमारा महाकुंभ हुआ था उसका भी जिक्र किया, और वहां पर उन्होंने लोगों को राष्ट्रदूत कहा, और जैसा कि फोटो में दिख रहा होगा लोग रामायण के कैरेक्टर में वहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, हमारे लिए बड़े प्राइड की बात है, बड़े गर्व की बात है कि हर देश में हमें कोई ना कोई इंडियन जरूर देखने को मिल जाता है। और उन लोगों के रेस्पेक्ट में हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 9 जनवरी 1915 को होता है, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी कहां से लौट कर आ गए थे, तो अफ्रीका से लौटकर भारत वापस आ चुके थे। ठीक है, और समझ में आ रही है, तो सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंडियन, देखो जो पहला ग्रुप था इंडिया से लेबर का, वो त्रिनिदाद में, याद रखना 13 मई 1845 में गया था। और कौन सी शिप से गया था उसका नाम भी याद रखना, फैटल रजाक। जो आपकी फैटल रजाक जो आपकी शिप थी उससे पहली बार यहाँ पर गए थे। ये जो शिप थी ये कलकत्ता से चलती है और गल्फ ऑफ पर्शिया में पहुंचती है विद 225 इंडियंस प्राइमरली रिक्रूटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द इंडिया। और उसके बाद धीरे 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 आपका त्रिनिदाद हो गया, आपका टोबैगो हो गया, उसके अंदर भारतीय पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। और आज के टाइम पर वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का लगभग ऑलमोस्ट 37% कौन है, वो इंडिया के लोग हैं। ठीक है, यानी कि इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। और उस कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, वो अभी हमने पढ़ाई था, गिरमिटिया कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, 2-4 बात से बेसिक्स याद रखना। जब इनकी यात्रा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार कन्वेंशन कब हुआ था, 2003 में। चलते हैं नेक्स्ट। India tells WTO it may levy retaliatory tariffs worth $724 million on the US imports। देखो है क्या समझना, आपने देखा होगा कि जो ट्रम्प है ना, उन्होंने आते ही सबसे पहले काम क्या किया, उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और दुनिया में एक टैरिफ वॉर शुरू हो गया। और टैरिफ वॉर का मतलब क्या है कि अमेरिका ने जिसके ऊपर जितना मन किया उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया। और ये शुरू कहाँ से हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर जो ब्रिक्स, अभी ब्रिक्स की तो मीटिंग होने वाली है, ठीक है, जो कि ब्राजील में हो रही है, जहाँ पर मोदी जी गए हुए हैं। तो ये जो ब्रिक जो ग्रुप है बेसिकली ब्रिक्स वाला, जिसमें 5 मेंबर और जुड़ चुके हैं, हमने काफी बार पढ़ा भी है। ठीक है, ईरान आ चुका है, इजिप्ट आ चुका है, इथियोपिया आ चुका है, ठीक है, आपका इंडोनेशिया आ चुका है ना, ये आपका UAE आ चुका है। ठीक है, ये जो देश हैं ये एंटी USA बने हुए हैं। ठीक है, और इनको लगा कि यार अगर हमें दुनिया में अमेरिका यानी कि USA को कमज़ोर करना है तो हमें उसकी वैल्यू कम कर देना चाहिए, उसकी करेंसी की वैल्यू कम कर देनी चाहिए। तो उसकी करेंसी है डॉलर, तो डॉलर का हमें क्या कर देना चाहिए, बोले डी डॉलराइजेशन कर देना चाहिए। अब डॉलर का डी डॉलराइजेशन कैसे होगा, तो कोई दूसरी करेंसी होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया, ब्रिक्स वाले कंट्रीज ने बोले हम क्या लाने वाले हैं, ब्रिक्स करेंसी लाने वाले हैं। बस अमेरिका नाराज हो गया, अमेरिका ने इनको वार्निंग दे दी कि मैं तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर तुम लोगों ने ऐसी हिम्मत की तो। जैसे ही उस समय प्रेसिडेंट थे जो बाइडन अमेरिका के, जो बाइडन हो गए रिटायर, उसके बाद यानी कि हट गए। फिर कौन आ गया, आपका डोनाल्ड ट्रंप साहब। और जैसे सरपंच साहब आए, उन्होंने सबके ऊपर क्या लगा दिए, टैक्स लगाना शुरू कर दिया और एक दुनिया में एक टैरिफ वॉर शुरू हो गया। और उन्होंने 90 डेज का टाइम दिया था कि मैं 90 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप सभी लोग डिसाइड कर लो, है ना, तुम हम पे कितना टैक्स लगा रहे हो, वरना तुम्हारे ऊपर लगभग रेसिप्रोकल टैक्स तो मैं लगाऊंगा। तो भारत के ऊपर रेसिप्रोकल क्या लगा दिए, टैरिफ लगा दिए। अब इंडियन गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ। तो पूरी दुनिया में समझना, पूरी दुनिया में 8 जुलाई को 90 डेज पूरे हो रहे, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ नया होगा, कुछ नया करेगी जो आपकी USA सरकार है, वो हम देख लेंगे, जस्ट 5-7 दिन की बात है। हुआ क्या कि ये जो आपका टैरिफ है या दुनिया भर में जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड को कौन कंट्रोल करता है, तो उसके लिए हमने एक डिपार्टमेंट बना रखा है WTO, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये WTO क्या काम करता है, दुनिया भर में किस पे कितना टैक्स, कौन प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, उस सब के ऊपर निगरानी रखता है। जैसे हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट का पढ़ा था ना, किसान आंदोलन जो भारत में हुआ था, जिसमें वो लोग स्वामीनाथन फॉर्मूला के अंडर में C2 + 50% डिमांड कर रहे थे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा होता है फसल का, उसमें 50% एक्स्ट्रा जोड़ के दे दो। ऐसा स्वामीनाथन जी ने भी कहा था। कौन थे स्वामीनाथन जी, MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं उन्हें भारत में। लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी,
क्योंकि आपका जो WTO है वो रिकमेंड करता है कि कितना होना चाहिए, तो WTO के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग तो C2+5 होना चाहिए। सरकार देती है C2+10, फार्मर मांग रहे थे C2+50, उनको नहीं दिया गया और वो मैटर चलता रहा। 700-800 किसानों की डेथ होगी, कहानी हो गई खत्म। ये वही WTO जो दुनिया भर में ट्रेड को मैनेज करता है। तो हमने अभी कहा इस WTO से कि भाई देख सुन WTO, अमेरिका ने हमारे ऊपर वो टैक्स लगाया है, तो अब हम भी क्या करना चाहते हैं, रिटेलिएटरी टैक्स लगाना चाहते हैं। और उससे लगभग कितना हमारा इनकम जनरेट हो सकता है, $724 मिलियन के आसपास हमें उससे पैसा मिल सकता है। सिंपल सा, समझ गए? तो क्या है WTO, और हमने इसके अंदर क्या कहा, हम कैसा टैक्स लगाएंगे, 25% एड वैलोरियम। अब आप कहोगे कि सर एड वैलोरियम क्या होता है, तो याद रखना एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टैक्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यानी कि हम जो पैसा लगाएंगे, हम जो टैक्स लगाएंगे वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू लगाएंगे, ऐसे रैंडमली नहीं लगा देंगे कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इतना टैक्स दो इतना टैक्स दो, ऐसा नहीं होने वाला है। समझ गए? तो हम उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू वैल्यू टैक्स लगाएंगे। और जो आपका WTO है, पहले इसे क्या कहते थे, इसे कहा जाता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि ये आपका GATT गेट नाम से चलता था। ये बना था 1948 में, फिर ये 1948 से 1995 तक काम करता रहा, फिर जाकर इसका नाम कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना, जैसे इसमें एड वैलोरियम सब लिखा हुआ है इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जब ये बना था उसमें 123 नेशंस इसके क्या थे, इसके अलायंस थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया था। आज के दिन इसके मेंबर कितने हैं, 66 मेंबर्स हैं WTO के, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो 66 कंट्रीज है दुनिया भर के 98% ट्रेड को क्या करती हैं, होल्ड करती हैं, यानी कि 98% ट्रेड यहीं से होता है पूरी दुनिया भर का। ठीक है, सिंपल से याद रखना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO अगर आपसे पूछे तो मैंने आपसे कहा था जो W से शुरू होता हो O पे खत्म होता हो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, जिनेवा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये बेसिक सी बातें याद रखना, यानी कि हम भी उनके ऊपर अब टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। जैसे कार हो गई, ठीक है, मान लो कोई लग्जरी कार है तो हम कह रहे हैं कि भाई हम उसके ऊपर भी 10% 15% उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग टैक्स लगा देंगे। सिंपल सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी 8 जुलाई जब आएगा और 8 जुलाई को जो डेडलाइन दी गई थी वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद देखेंगे कि जो ट्रम्प साहब है, सरपंच साहब है, वो क्या नया करते हैं, हमारी सरकार उसके अपोज में क्या नया लेकर आती है, वो उस समय हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। टू डेमोक्रेसीज एंड द इकोज ऑफ द टायरनी। समझना, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। ठीक है, आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा या एक बार पढ़ने की कोशिश करना कि देखो 2 देशों को इसने कंपेयर किया है। एक है आपका USA, ठीक है, एक है आपका इंडिया, और मैं एक्चुअल में तीनों को कंपेयर करूंगा। मैं एक तीसरा ग्रुप ले लेता हूं USSR, जिसमें से रशिया अलग हो गया। ठीक है, मैं तीनों को कंपेयर कर लेता हूं कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, एक सीनियर एडवोकेट हैं आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उन्होंने ये पैसेज लिखा है। इनका कहना है कि एक देश है USA जो 4th ऑफ द जुलाई, ठीक है, 1776 को क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, और ये भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, उससे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक ऐसा देश है इंडिया जो 15th ऑफ द अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और एक आपका USSR है, रशिया, यानी कि USSR कब बना था, 1922 से 1991 तक क्या रहा, USSR रहा। आगे चलकर इसके 2 टुकड़े हो गए, एक क्या बन गया आपका, रशिया बन गया, और दूसरा क्या बन गया आपका यूरोपियन यूनियन बन गया। और यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो उसमें 27 देश हैं आज के दिन। लेकिन अगर आप देखोगे दोनों को, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो एक बात समझना, दुनिया भर में अगर आप ढंग से पढ़ोगे कि USA और USSR के बीच में किस बात की लड़ाई है, तो बात की लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जो USA है ना, वो आपका बेसिकली, मैं इसकी थीम समझा रहा हूँ ना, एडिटोरियल एक बार जस्ट पढ़ जरूर लेना। होता क्या है, देखो समझना, जो USA है ना, वो इस थीम पर काम करता है कि वहाँ पर क्या है, कैपिटलिज्म है। किस थीम पर काम करता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे। ठीक है, तो एक है USA, एक है USSR। ठीक है, ये कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिज्म है, यहाँ पर सोशलिज्म है। ठीक है, सोशलिज्म है। कैपिटलिज्म क्या होता है कि जहां पर मैक्सिमम चीजें किसके पास होती हैं, प्राइवेट लोगों के पास होती हैं, यानी कि वहां पर सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ नहीं करती। अगर कोई गरीब आदमी है तो अगर वो मर जाए तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अमीर अपना इलाज कराए, अपना खाए पिए।
यूएसएसआर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है जहां पर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम होते हैं। याद रखना, यहां पर किसके लिए काम होते हैं? पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं। ठीक है, अब जब हम इंडिपेंडेंट हुए, मैं इंडिया को भी बीच में इन्वॉल्व कर लेता हूं, तो हम किधर थे? तो हम किधर भी नहीं थे। तो जब हम किधर भी नहीं थे तो हमने क्या किया आगे चल के, जब 1971 की लड़ाई होती है तो उसके अंदर हमारे यूएसए तो साथ देता नहीं है, वो तो हमारे अगेंस्ट में होता है, पाकिस्तान की तरफ से आ जाता है, चाइना पाकिस्तान की तरफ से आ जाता है, तब हमारी तरफ से आता है रशिया, यूएसएसआर। तो हमें लगा कि हमें किसकी तरफ झुकाव होना चाहिए? हमें रशिया की तरफ झुकाव होना चाहिए। अमेरिका ने अपने रूल्स, अपने फंडामेंटल्स ऐसे सेट कर रखे हैं कि वी आर कैपिटलिस्ट, हमारे यहाँ पे कैपिटलिज्म है। रशिया जो है यूएसएसआर, वो कहता है वी आर सोशलिस्ट, हम लोगों के पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अब मेरे लिए बड़ी चैलेंज वाला टाइम था, मैं क्या करूं? इंडिया किसकी तरफ झुकाव कर गया? यूएसएसआर की तरफ। और इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपनी प्रेम्बल में सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ दिया। अभी एक बहुत अच्छा, जस्ट इसी पेज पे, इसी आर्टिकल के जस्ट नीचे एक आर्टिकल लिख रखा है, और इसी के जस्ट ऊपर कोने में एक पेज के ऊपर 3 आर्टिकल एक ही थीम की चारों तरफ घूम रहे हैं आज। ठीक है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और सेक्युलरिज्म, इन्हीं के ऊपर तीनों आर्टिकल्स आज डाले गए हैं और तीनों की थीम एक ही है, समझना। तो कहा गया इनकी लड़ाई किस बात की है? तो लड़ाई इनकी बात है किसकी? इस विचारधारा की। वो कहता है कि मैं देखता हूं दुनिया में कौन कौन ऐसे देश हैं जो कैपिटलिस्ट है, इसमें आना चाहते हैं। ये कहता है मैं देखता हूं कौन कौन ऐसे सोशलिस्ट देश हैं जो मेरे साथ आना चाहते हैं। तुम ज्यादा पावरफुल हो कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, बस इसी बात की लड़ाई चली आ रही है, समझ गए? तो एक वो देश था, एक हमारा देश है, एक रशिया यानी कि यूएसएसआर की अगर मैं बात कर लूं, यूएसएसआर दोबारा से आना चाहता है मार्केट में, इसीलिए कभी ना कभी क्रीमिया को, कभी लिथुआनिया को, कभी ना कभी यूक्रेन को कैप्चर करता रहता है और अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। इससे बचने के लिए अमेरिका क्या करता है? नेटो को एक्सपेंड कर रहा है। बस बात समझ में आ गई। जस्ट इसको रीड करने की कोशिश करना, इसकी जस्ट नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, नेक्स्ट थीम है, वो इसी की चारों तरफ घूम रही है। जैसे हमारे यहाँ पर 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी ना, वही सब बातें इसमें है, वही सब बात आ गया है। मैं जस्ट उसके अंदर इसको इंक्लूड कर दूंगा और कुछ नहीं है। ठीक है, देखते हैं एक बार। निपा वायरस रीसर्फेसिस इन केरला, 2 केसेस रिपोर्टेड, है ना। अच्छा समझना निपा वायरस क्या होता है पहले, है ना, फिर हम चलेंगे उसके बाद है उसी एडिटोरियल में, टेंशन ना लेना। होता क्या है, एक देखो, एक डिजीज होती है जिसे कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज वो होती हैं जो जानवरों से इंसानों के अंदर फैली होती हैं। उस टाइप के डिजीज को हम क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज कह देते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी जानवर ने किसी फल को खाया और जानवर से वो वायरस आ गया उस फल में, और उस फल को तुमने खा लिया, तो भी वो जूनोटिक है। ठीक है, मान लो कोई फल था, उसमें बैक्टीरिया था, कोई वायरस था, उसको खाया जानवर ने, तुमने उस जानवर को खा लिया और तुम्हारे अंदर आ गया, तो भी जूनोटिक डिजीज होती है, समझ गए? तो निपा वायरस जो है बेसिकली कैसी डिजीज है? तो जूनोटिक डिजीज है, यानी जानवरों से इंसानों में फैलती है। पहला क्वेश्चन। अच्छा, जो निपा वायरस है वो हेंड्रा वायरस की फैमिली का वायरस है। केरला के अंदर ये केस दोबारा से देखने को मिला है, समझना। निपा वायरस हैज रिटर्न टू केरला, वापस आ चुका है केरला में, स्पार्किंग फ्रेश फियर इन द स्टेट। एन 18-year-old गर्ल हु succumbed टू द एक्यूट सिंड्रोम इन कोझिकोड 2 days ago, एक 18 साल की लड़की और एक 38-year-old वुमेन, इन दोनों के अंदर क्या आ चुका है? निपा वायरस दोबारा से देखा गया है। तो सिंपल सा याद रखना, क्या होता है, जैसे आपका था ना कोरोना वायरस, तो ऐसी बहुत सारी डिजीज न्यूज में आती रहती हैं। आपको उसको, अगर वो बार बार आ रही है, 3-4 बार आ रही है, 3-4 स्टेट में फैल गई है, तो क्या बन जाएगी? तो क्या बन जाएगी? वो एंडेमिक। याद रखना, एपिडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, किसी एक रीजन में फैले, एक होता है एंडेमिक, जैसे भारत में दिल्ली में, मुंबई में फैल गया, चाइना में फैल गया, ठीक है, 2-4 शहरों में, जापान के 2-4 शहरों में फैल गया, वो होता है एंडेमिक। और जो पूरी दुनिया में फैल जाए वो होता है पेंडेमिक। तो अभी ये क्या है? ना एपिडेमिक है ना एंडेमिक है, 2-4 केस आए, मे भी बढ़ जाए मे भी ना बढ़े, जैसे कोरोना पेंडेमिक बन चुका था, समझ गए? सिंपल सा याद रखना। ठीक है, अब होता क्या है, किससे फैलता है? तो याद रखना फ्रूट बैट, ठीक है, और उस फ्रूट बैट को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे फ्लाइंग फॉक्स से ये बेसिकली फैलता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं 4 to 14 डेज में तुम्हें दिखने लग जाते हैं। इसकी जो फैटेलिटी रेशियो होता है वो 40 से 75% होता है, यानी कि 75% चांस है कि आपकी डेथ हो जाएगी इस वायरस के होने से, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना, ये जो डिजीज होती है कहाँ पर आती है? केरल में, ठीक है। मोस्टली 99.9% टाइम क्या होता है, नई डिजीज जो बाहर से आती है किसी दूसरे देश से, वो केरल से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अगर कभी ना पता हो तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। देखो होता क्या है समझना,
मैंने कहा देखो ये आपका फ्रूट बैट है, चमगादड़ है, ये लटका हुआ है, ठीक है। इसने मान लो यहाँ पे यूरिन किया, इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, ये होस्ट होता है उसका, ठीक है। इसने उसको डाला पेड़ पे, ये पेड़ है मान लो डेट का, वहाँ से तुमने खजूर तोड़े, इंसान ने खा लिए, हो गया उसको। मान लो इसने वायरस को हवा में अपने सलाइवा में छोड़ा, पहुँच गया ऐसे ही। मान लो इसने उस वायरस को हवा में छोड़ा और वो किसी उसको ये जो आपका बैट था, फ्रूट बैट, इसने किसी फ्रूट को खाया, उस फ्रूट को तुमने खा लिया, हो गया वायरस। मान लो उस फ्रूट को किसी जानवर ने खाया, जैसे यहाँ पे पिग बना हुआ है, और उसको तुमने खा लिया, तो हो गया वायरस। समझ गए? तो ऐसे जो डिजीज फैलती हैं इस तरीके से उसे जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। सबसे पहला केस इसका कहाँ पर आया था, तो याद रखना मलेशिया में 1998 में। दूसरा इसका केस आया था 1999 में सिंगापुर में। भारत में इसका पहला केस आया था आपका सिलीगुड़ी में 2001 में, और दूसरा केस आया था 2007 में नादिया में। और दोनों कहाँ पर है ये, वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखना। और अभी पिछले कुछ सालों से आप देखोगे कि केरल जो है आपका, उस केरला में सबसे ज्यादा ये केस जो है वो स्पार्क करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो सिंपल वन लाइनर के हिसाब से भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। और ये फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज है, और जो न्यूज फ्रंट पेज पे होती है डेफिनेटली हमें उसे पढ़ना ही होता है। A deliberate strategy to usher in a communal order। देखो समझना, on the eve of the 75th anniversary of the Indian Constitution, the Supreme Court of India reaffirmed the foundational character of the Indian Republic by upholding the inclusion of the words secular and the socialist in the Constitution's preamble. These words introduced through the Constitution 42nd Amendment 1976 by the Indira Gandhi-led government during the emergency have been the target of the repeated political and the legal attacks by right wing forces। एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है राइट विंग। तो जो राइट विंग होता है वो क्या करता है, हमेशा इसको बाय द इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट। क्या कहा था इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इमरजेंसी लगा दी थी। और जब इमरजेंसी लगा दी थी बेसिकली, तो आपने पढ़ा होगा, MIT भी डाली थी सर ने, ना, वहाँ देखा होगा। जब इमरजेंसी डाली थी तो क्यों डाली थी, क्योंकि जो 1971 वाला इलेक्शन था ना, उस 1971 वाले इलेक्शन में एक न्यूज और है जस्ट इससे रिलेट करते हुए ना, मैं दोनों को वहीं पर समझा देता हूँ। इसमें भी वही कह रहा है और आपके इस वाली न्यूज में भी यही कह रहा है, ठीक है। मैं दोनों को एक साथ समझा देता हूँ। देखो, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उस समय सरकार चली उसकी 1971 से 1977। याद रखना, पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारी जो लोकसभा थी वो कितने साल चलती है, 6 साल चलती है। वरना लोकसभा कितने ईयर में डिसॉल्व हो जाती है, 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। और इसी टाइम पर ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को बिना किसी सीक्वेंस के उसके ऊपर भी बनाया गया था, तुमने पढ़ा होगा। 1973 में अजीत नाथ रे को बना दिया गया था CJI ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉलेजियम यानी कि रैंडमली बना दिया गया था। दूसरा 1977 में किसको बना दिया गया था, हमीदुल्ला बेग को बनाया गया था, HM बेग, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो हुआ क्या था, जब इंदिरा गांधी ने ये सब किया तो बेसिकली वो वोटों में, है ना, जो इलेक्शन हुए थे उसमें गड़बड़ी करती है ना, पेटियां बदल देती है, ऐसा कुछ होता है। और सुप्रीम कोर्ट का या उसकी जो बेंच था उसका डिसीजन आना होता है, और डिसीजन उसके अगेंस्ट में आ जाता है। इससे पहले कि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, दुनिया को पता चल रहा है बाहर से, तुम मैसेज कर दे रहे हो, इंस्टाग्राम पर डाल दे रहे हो, तो न्यूज़पेपर रात को 10 बजे छपते हैं, तो 10 बजे के बाद ही पता चलेगा अगले दिन। उन्होंने क्या किया, देश में इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट लगाता है, बट प्रेसिडेंट लिखित में लेता है, लेकिन वो पूछता है कैबिनेट से। इंदिरा गांधी ने कहा मैंने पूछ लिया कैबिनेट से, तुम लगा दो। उस समय हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद, एफ अली अहमद साहब ने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी। जैसे उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, सारे के सारे आपको पता है, जब इमरजेंसी लगती है तो सिर्फ और सिर्फ आपका आर्टिकल 20 और 21 रहता है, सब गायब हो जाता है। प्रेस फ्रीडम किस में आती है, 19 में, वो भी उड़ जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है। 20 और 21 आर्टिकल जिंदा रहते हैं फंडामेंटल राइट्स के। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजमेंट किए गए, और उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, बहुत सारे चेंजमेंट किए, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 उन्होंने किया। इसी को याद रखना क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इतने अमेंडमेंट हुए थे इसमें, है ना, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट किए गए। और जब ये इतने सारे अमेंडमेंट किए गए तो इसी अमेंडमेंट में याद रखना होता क्या है, पहली बार क्या होता है, आपकी जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल जानते हो ना, प्रस्तावना, जो कि बेसिकली समरी होती है किसकी, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उस प्रीएम्बल के अंदर भी चेंजमेंट कर दिया गया। और चेंजमेंट क्या किया गया, एक सोशल, एक सेक्युलर और एक उसके अंदर इंटीग्रेटिव वर्ड जोड़ दिया गया।
ठीक है, 3 वर्ड प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। कौन से अमेंडमेंट से? तो याद रखना, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से। अब उसके बाद जब जब सरकारें आई, सबने ये कहा कि ये इंदिरा गांधी ने जानबूझ के जोड़ा। तो अभी आपने देखा होगा जब G20 हो रही थी 2023 में, 2023 में, तो हमारी सरकार ने सभी जो 20 देशों के डेलीगेट्स थे उनको प्रीएम्बल बांटी और उन्होंने उस प्रीएम्बल के अंदर सोशल और सेकुलर वर्ड हटा दिया। तो एक दोबारा से डिबेट छिड़ गई कि यार ऐसा क्यों किया। तो हमारी सरकारों का कहना है कि हम इसलिए नहीं रखना चाहते बिकॉज those words were added by इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओरिजिनली वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, तो हम उनको नहीं रखना चाहते हैं। और समझ में आ रही है? अब दोबारा से ये इशू फिर से स्पार्क कर गया है। कैसे? पढ़ना, द कॉल फॉर द रिमूवल ऑफ द वर्ड सेक्युलर एंड द सोशलिस्ट फ्रॉम द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नो लॉन्गर ए फ्रिंज फैंटेसी विद समवन एज ए सीनियर एंड इन्फ्लुएंशियल एज द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आपका आरएसएस है, उसका जो जनरल सेक्रेटरी है दत्तात्रेय होजेबल, उन्होंने कहा है कि हमें इसको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। और वो इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें सोशलिज्म और हमें सेकुलरिज्म को हटा देना चाहिए। अब होता क्या है सोशलिज्म समझना, देखो मैंने अभी समझाया था जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ाई थी। सोशलिज्म का मतलब होता है सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। और हम क्यों पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं? देखो आज हमारी जो सरकार है इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर मैं गरीब हूं तो एसएमएस चला जाऊं, फ्री में इलाज हो जाएगा। मैं पैसे वाला हूं, मैं दुर्लभ जी में चला जाऊं, मेरे को पास पैसा है, मैं पैसे खर्च करके ठीक हो जाऊंगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप गरीब हो मर जाओ, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज प्योर कैपिटलिज्म है वहाँ पे। हम क्या है, पहले क्या था, प्योर सोशलिज्म थे, लेकिन थोड़ा बर्बाद हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए 1999 में, तो मनमोहन सिंह जी एलपीजी लेकर आ गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने लगभग सभी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, 2-4 इंडस्ट्री छोड़कर, और हम आ गए बीच में। तो आज के दिन हम मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो सरकार चाहती है सोशलिज्म हटा दो, तो सरकार तुम्हें क्या बनाना चाहती है, कैपिटलिज्म। और जब तुम कैपिटलिज्म की तरफ जाओगे तो तुम सीधा सीधा किसकी तरफ झुकाव शो कर रहे हो, अमेरिका की तरफ। तो रशिया से तुम्हारे रिश्ते टूटना जाहिर सी बात है, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी ने जानबूझकर सोशलिज्म इसलिए जोड़ा था कि उस समय 1971 की लड़ाई में मेरी मदद करने कोई नहीं आया था, रशिया आया था। और रशिया यानी यूएसएसआर सोशलिस्ट है, हमने सोशल वर्ड जोड़ दिया ताकि जो कोई बाहर से आता है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी पढ़ता है, प्रीएम्बल पढ़ता है। क्या मिला है लोगों को, वो देखता है सोशलिज्म है, अच्छा हम भी सोशलिज्म है, बड़ा अच्छा लगा, हमारे तुम्हारी एक जैसी चीजें चलती हैं, ये वाली चीज है। तो अच्छा सोशलिज्म हटने से दिक्कत क्या है, गरीब आदमी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कैपिटलिज्म में गरीबों का कोई नहीं होता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो उद्योगपतियों की सरकार, बिजनेसमैन की गवर्नमेंट, इसीलिए कहा जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट। वो समझ गए, बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा सेकुलर क्यों हटाना चाहते हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा कि हमें एक अखंड भारत बनाना है। तो अखंड भारत के लिए तो इंटीग्रिटी है ना, बनाओ, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि हम सेकुलर है, हम ढोल बजा के कह रहे हैं दुनिया को तो सेकुलर हटा दो, हम तो है ही नहीं सेकुलर। जब नहीं है तो हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। और समझ में आ रही है? तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करना। मेरे लिए एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अगर मैं बैठा हूं, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठा हूं, प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठा हूं, कहीं भी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हूं, मैं सभी रिलीजन को बराबर लेकर चलूंगा। मेरे लिए कोई रिलीजन बड़ा नहीं है। तो मैं सेकुलर हटा दूंगा तो मैं उस तरफ जाना चाहता हूं, मैं सोशलिज्म हटा दूंगा तो मैं उस तरफ जाना चाहता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि प्रॉब्लम क्या है इस बात से। तो जो राइट विंग की सरकार जो अभी चल रही है, उस सरकार का कहना है कि हम इसलिए हटाना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती की थी अपनी मनमर्जी करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। उसने क्या किया था, बहुत सारे अमेंडमेंट किए थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आई थी। हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब नहीं करेंगे तो अब एक नई डिबेट आती है कि एक बात बताओ, जस्ट 42nd के बाद एक अमेंडमेंट हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, और उस समय पहली नॉन कांग्रेस सरकार आई थी, शायद आपने पढ़ा होगा, मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई की पहली नॉन कांग्रेसी सरकार आती है, और मोरारजी देसाई के टाइम पे एक अमेंडमेंट होता है 44th, और उसमें सारे जितने काम इंदिरा गांधी ने किए थे अपने अकॉर्डिंग उनको वापस से ठीक किया गया। और उसके बाद तो आप देखो 44th की बात कर रहा हूं मैं, आज तक 106 अमेंडमेंट हो चुके, 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। आज से पहले किसी भी दूसरी सरकार ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि उसको हटाया जाए। तो अगर हटाना ही था, अगर सेकुलरिज्म इतना ही बुरा था, अगर सोशलिज्म इतना ही बुरा था, तो क्यों ना उसको, ये मैं इससे पहले वाले जो आपका आर्टिकल था ना उसकी बातें कर रहा हूँ ना, दोनों को साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि थीम एक ही है दोनों की। उसमें यही कहा गया है कि जब हटाना था तो पहले हटा देते, अब क्यों हटा रहे हो।
इसका मतलब तो ठीक है ना वो, वरना तुम्हारी सरकार भी तो पहले रह चुकी है तो उस समय हटा देते। तो ये डिबेट छिड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है, समझ गए? आप मुझे कमेंट करके बताना सेक्युलरिज्म को हटाने से क्या दिक्कत हो सकती है, सोशलिज्म को हटाने से क्या दिक्कत हो सकती है, क्या हटाना चाहिए क्या नहीं हटाना चाहिए। तुम सब फ्री हो अपने आइडिया देने के लिए, ठीक है, आप बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, बीच में एक रह गया था, कौन सा? Seize the cess, low GST collection speak to the need for the structural reform। देखो हुआ क्या, जीएसटी क्या है समझना, हमने पिछले वीक भी पढ़ा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो आपका जीएसटी है बेसिकली कब आया था, तो यह आया था 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो एक्ट था वो कब आता है, तो जीएसटी एक्ट कब पास हुआ था, तो ये हुआ था 2016 में, ये हमने पढ़ा भी था पिछले वीक, ठीक है। अब हुआ क्या, जीएसटी का मतलब है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके ऊपर एक यूनिफाइड क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। SGST, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, IGST ऐसे करके टैक्स लिया जाएगा। सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर उस पैसे का रीएलोकेशन हो जाएगा, जो फाइनेंस कमीशन करता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, ठीक है तुम जीएसटी ले रहे हो, लेकिन अभी डाटा क्या आ रहे हैं कि जीएसटी में कलेक्शन कम होता जा रहा है। अब तुमने एसी के ऊपर 28% जीएसटी लगा रखी है, मान लो ये 100 रुपए की चीज़ है तो 130 रुपए की पड़ेगी मुझे। मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं क्यों 30 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, मैं एक अच्छी कंपनी का कूलर ले लेता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो लोगों ने अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए। जब लोगों ने अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए तो हुआ क्या, जीएसटी का कलेक्शन कम हो गया। जब जीएसटी का कलेक्शन कम हो गया तो सरकार का खजाना कम हो गया, सरकार का खजाना कम हो गया तो सरकार को बड़ी दिक्कत होने लगी। अब सरकार का सोचना है कि अगर जीएसटी क्यों कम हो रही है, तो जीएसटी कम होने का एक रीजन ये भी है, सेस। मैं पढ़ा चुका हूं एक बार पहले, सेस क्या होता है, सेस को हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। सरकार को इसे खत्म कर देना चाहिए, टैक्स के ऊपर टैक्स। मान लो मैं 1000 रुपए कमाता हूं फॉर एग्जांपल, और तुम मुझसे 100 रुपए टैक्स की फॉर्म में ले लेते हो, ठीक है, तो सरकार इस 100 रुपए के ऊपर भी अलग से 10% यानी कि 10 रुपया मुझसे ले लेती है। किसके नाम पे, सेस के नाम पे। सरकार कहती है एजुकेशन का सेस ले रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे उसके लिए पैसे तुम दो, ठीक है। सरकार कह रही है स्वच्छ भारत का टैक्स लगते हैं, टैक्स याद रखना, सेस लगते हैं, स्वच्छ भारत, हम भारत को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, सेस लेंगे। वो सरकार तुमसे क्या करती है, फ्यूल के नाम पे सेस ले लेती है। तो ये जो टैक्स ऑन टैक्स है ये इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे करें क्या। तो लोग उस टैक्स से बचे कि लोग उस टैक्स से बचे, तो लोगों ने उसका अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? सरकार का खजाना कमजोर हो गया, कमजोर हो गया तो एक कमजोर इकोनॉमिकल जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा उनका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार को जरूरत आन पड़ी है कि भाई इस सेस को हटा दो, जबरदस्ती लिया जा रहा है टैक्स ऑन टैक्स। चलो ये तो फिर भी ठीक है। एक होता है सरचार्ज, उसकी भी इसमें बात की गई। सरचार्ज, सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज का मतलब होता है जैसे मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी आप एक हाई इनकम रेंज में आते हो, मान लो आपकी सैलरी 50 लाख रुपए है, ठीक है, आपसे सरकार ने 50 लाख तो ले लिए। अब उस सैलरी के ऊपर भी एक्स्ट्रा आपसे पैसे लिए जा रहे हैं सेस के नाम से, सॉरी सरचार्ज के नाम से, तो वो लिया जा रहा है, वो टैक्स के ऊपर टैक्स वो भी हो गया और ये तुम्हारा सेस के नाम पे टैक्स लिया जा रहा है। तो ये दोनों को सरकार को क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। और ये अभी मैंने आपको बताया था ना कि 16th फाइनेंस कमीशन जो अरविंद पनगड़िया वो हर स्टेट में घूम रहे हैं क्योंकि अगले वही बनने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि पिछले वीक तो पढ़ा था हमने कि 20 स्टेट्स जो है 22 स्टेट्स है वो चाहते हैं कि फाइनेंस कमीशन का जो री एलोकेशन होता है मनी उसका शेयर भी बढ़े, सेस और सरचार्ज भी हटाया जाए। ठीक है, सरकार क्या करती है हम इसको देख लेंगे। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। और जीएसटी डे किस दिन आता है? 1 जुलाई को बनाया जाता है। CGI assures complete transparency in the collegium system for the appointment। देखो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में ना, कि जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, बेसिकली देखो CGI जो होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो CGI की अपॉइंटमेंट बेसिकली की जाती है कैसे, कॉलेजियम सिस्टम से, यानी जज ही जज को अपॉइंट करता है। तो पहले क्या था समझना, काफ़ी बार हमने पढ़ा है फर्स्ट जजिज केस, ठीक है, 1981 में होता है। तो इससे पहले क्या था समझना, जो CGI होता है ना, जो रिटायर होने वाला होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करता था, एक नाम रिकमेंड करता था और कहता था इस आदमी को क्या बना देना, मेरे बाद CGI बना देना, प्रेसिडेंट बना देता था। तो किसी ने कहा यार ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, इसको मॉडिफाई करो। तो कहा गया ठीक है, एक दूसरा केस आता है सेकेंड जजिज केस, ठीक है, 1993। कहा गया
सीजीआई जब अपॉइंट होगा तो प्रेसिडेंट को जो रिकमेंडेशन करेगा वो 1+2 की स्ट्रक्चर होगी, यानी कि एक सीजीआई जो रिटायर होने वाला है, दो उसके सीनियर मोस्ट सीजीआई जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट में भी यही होता है, वो क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे मिलके, और जिसको रिकमेंड कर देंगे उसको प्रेसिडेंट बना देगा, क्योंकि अल्टीमेट बनाता तो प्रेसिडेंट है। इसको कहा गया कोलेजियम। तो याद रखना, कोलेजियम was introduced by second judges case in 1993 में इसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ जजेस कॉलेजियम, ठीक है, वो जो सजेस्ट करते हैं। फिर कहा गया ये भी छोटा पड़ रहा है, क्या करो, तो इन्होंने किया थर्ड जजेस केस, और थर्ड जजेस केस कब होता है आपका 1998 में, और इसके स्ट्रक्चर को बढ़ा के 1+4 कर दिया, यानी कि 5 लोग रिकमेंड करेंगे, 3:2 में 2 में 3 जजों ने अगर कह दिया उसको बना दो, उसको बना देगा। हालांकि सीनियोरिटी में बनते हो बात की बातें हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी चला गया। फिर आया फोर्थ जजेस केस, और जब फोर्थ जजेस केस आया तो फोर्थ जजेस केस में क्या दिक्कत होने लगी कि इन्होंने क्या किया, एनजेक को इंट्रोड्यूस कर दिया सरकार ने। एनजेक क्या थी समझना, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें कहा गया 2014 में कि 6 लोग होंगे टोटल, 3 होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज और 3 होंगे आपके सरकार के। अब सोचो, सरकार के लोग हैं 3, ठीक है, लॉ मिनिस्टर कोई भी 3 ये है, इनमें से कितने रेशो में चाहिए, 4:2 में चाहिए, 3 तो है ही, वो एक को अगर ये अपनी तरफ कर ले तो 4:2 हो गया, और ये सरकार जिसको चाहे उसको सीजीआई बना सकती है। अब सोचो, जो जुडिशरी है जो अलग होनी चाहिए, जो हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 50 में लिखा है कि डीपीएसपी में कि जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो एग्जीक्यूटिव उसको ओवरटेक कर रहा है। समझ में आ रही है, क्योंकि जो सरकार है वही तो जज बना रही है, तो अगर तुम सरकार के अगेंस्ट जाओगे तो कुछ होगा ही नहीं, कोई केस तो सुनेगा नहीं, क्योंकि जज तो उन्हीं का बैठा है, सीजीआई तो उन्हीं का बैठा है। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 2015 में इस एनजेक को क्या कर दिया, इस एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो बोले अब कौन बनाएगा जज, तो बोले जज तो कॉलेजियम से बनेंगे। सब कुछ सही चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी बार मैं पढ़ा चुका हूँ, उस जस्टिस वर्मा घर में पैसा मिला, और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि जज भी तो करप्ट हो सकते हैं। अब जज भी करप्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा अपनी सुप्रीम कोर्ट में, याद रखना, अपनी सुप्रीम कोर्ट में 1+33 का स्ट्रक्चर है आज के दिन, यानी कि टोटल 34 जजेस हैं। इनमें से 21 आउट ऑफ 34 ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, अपने एसेट डिक्लेयर कर दिए कि भाई हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, हम करप्टेड नहीं है। अब बात ये निकल के आ रही है कि या तो एनजेक आ जाए, एनजेक अगर आता है तो फिर तुम सरकारी कंट्रोल में चले जाओगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, वरना फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रह गया। बात समझ में आ रही है। तो हुआ क्या, डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं रहा। तो हुआ क्या, इन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, एनजेक की जगह हम क्या करेंगे, हम जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसको काफ़ी अच्छा बना लेते हैं, इसको काफ़ी बेहतर बना लेते हैं। कैसे बेहतर बनाएंगे, कैसे अच्छा बनाएंगे, बस उसी के बारे में डिस्कस की गई है। समझ गए कि इसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि मानसून सेशन बैठने वाला है, और जैसे मानसून सेशन बैठेगा, अगर जस्टिस वर्मा उसमें करप्ट पाए जाते हैं, उनके ऊपर रिमूवल प्रोसेस चल रही है, आर्टिकल 124 के 4 में जो लिखी है ना, काफ़ी दिन से न्यूज़ में है ये चीज़, आप जानते हैं इस बात को। अगर वो हट जाता है तो कहीं ना कहीं एनजेक को दोबारा लाने की बात की जाएगी। तो उससे अच्छा है कि हम क्या करें, पहले ही कॉलेजियम को कुछ बेहतर बना ले, ताकि हम उसके कंट्रोल से बच जाएं, वरना तो फिर जुडिशरी नाम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। समझ गए, जैसे आज के टाइम किसका मतलब नहीं है, बताओ, किसका होना ना होना बराबर है। बताओ मुझे कमेंट करके कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक पिलर भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बट उसका होना ना होना कोई मतलब नहीं रख रहा है। देखते हैं कौन कौन बताता है किसका दिमाग चल रहा है। नेक्स्ट है, रशिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज तालिबान रिजाइम। याद रखना, जब से तालिबान बना है 2021 से, उसके बाद से पहला जो आपका देश बना है जो उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है वो कौन है, रशिया। ऑप्शन आपका कौन सा है, रशिया। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तालिबान, याद रखना, तालिबान में ट्रीटी कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ दोहा, ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी, कतर के दोहा में, ठीक है, 2020 में। जो यूएसए था, उस यूएसए ने जो आपका अफगानिस्तान था, उस अफगानिस्तान को किसे हैंड ओवर कर दिया था, तालिबान को। और तालिबान ऑफिशियली 2021 में आ जाता है, लेकिन उसको किसी ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया ऑफिशियली। पहला देश कौन बन गया है, रशिया बन गया है, वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। चलो इसी के साथ मुझे कमेंट करके बताना कौन सा पहला देश था जिसने भारत को रिकॉग्नाइज किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत को एक देश माना होता है, देखते हैं कौन बताता है। चलते हैं नेक्स्ट।
ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।